जी अर्पित, रोशनी, साजी, एनी डाउट्स फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने कंप्लीट किया था। नो सर। सर ये नोट करना है। चलो स्टार्ट ही करते हैं, तो और कोई दिख नहीं रहा। हमने लास्ट किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जस्ट दो न्यूमेरिकल रह गए। एक तो ये, इसको नोट कीजिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल फिर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? सर एक सेकेंड। सर देखिए। ओके, रोशनी, साची, नुमा, नोटेड। यस सर। सो देखिए, आपको दिया हुआ क्या है, उसने कहा एक गोल्ड का पीस है और वो पीस ना कहीं से हॉलो है। जो हॉलो पोर्शन है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखो, हॉलो पोर्शन के वॉल्यूम का क्या मतलब है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे ना, उस ऑब्जेक्ट में दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं। एक वो वॉल्यूम जो वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, और एक मटेरियल का वॉल्यूम। जैसे एक कैप है मेरे पास, इस कैप को अगर मैं रख दूं तो ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। समझे ना, स्पेस में अगर इसको मैं कॉपी पे रखूंगा, हाथ पे रखूंगा, इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी। एक ये वॉल्यूम है जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है। और एक वॉल्यूम होता है इसके मटेरियल का। इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है ये इसके मटेरियल का वॉल्यूम। मुझे बताओगे क्या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस कैप एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड, इज इट सेम और डिफरेंट? सर इट इज डिफरेंट। इट्स डिफरेंट। कौन सा वॉल्यूम कम है? सर एरिया का। ऑक्युपाइड वॉल्यूम कम है या मटेरियल का वॉल्यूम कम सर मटेरियल का, ऑक्यूपाइड का। है? ऑक्युपाइड वॉल्यूम ज्यादा है यार। देखो, मटेरियल का वॉल्यूम तो कम है ना, मटेरियल तो इतना है। ऑक्युपाई ज्यादा कर रहा है, बाकी तो हॉलो है। मान लो इसने ऑक्युपाई किया 10 सर मीटर की। हाँ, ऑक्यूपाई मतलब उस कैप का वॉल्यूम ना। ना इस कैप के अंदर जो सामान रख सकते हैं आप, उसका वॉल्यूम। मतलब इस कैप को अगर आपने वाटर में डाल दिया, कितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, वो वॉल्यूम। वो वॉल्यूम है ना ऑक्युपाइड ओके वॉल्यूम। सर, ठीक तो है। कौन सा ज्यादा होगा, ऑक्युपाइड या मटेरियल का वॉल्यूम? हाँ जी रोशनी, दोनों वॉल्यूम समझ में आ रहे हैं? एक वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कैप एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड। यस सर। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है इस कैप के लिए? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कैप और द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड? यस रोशनी। The volume of the material. और द मटेरियल, देखो इसमें मटेरियल तो सिर्फ इतना है। अगर ये कैप क्लियरली दिख रहा है आपको, Yes sir. तो इस कैप में वॉल्यूम मटेरियल तो सिर्फ इतना लगा हुआ है। बट ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसमें तो ये भी हॉलो वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। Yes sir. कौन सा ज्यादा है, मटेरियल यूज या ऑक्यूपाइड? It's occupied. ऑक्यूपाइड।
तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, मैं आपसे कहता हूँ इसने ऑक्युपाई किया 10 मीटर क्यूब और इसका मटेरियल लगा है 6 मीटर क्यूब, तो हॉलो पोर्शन कितना है? वॉल्यूम occupied by the cap is 10 occupied by the cap is 10 मीटर क्यूब। अरे क्या हो गया? हम्म, और जो मटेरियल लगा है दैट 6 मीटर क्यूब, तो कितना पोर्शन हॉलो है? 4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब। जैसे मैं बॉटल ले लो, देखो बॉटल में 2 वॉल्यूम्स होंगे, ऐसे समझो कि बॉटल के अंदर जो आप वाटर डाल सकते हैं एक वो वॉल्यूम है, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस बॉटल। और दूसरा इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उस मटेरियल का वॉल्यूम, उसकी मटेरियल का वॉल्यूम कम होगा, ये ऑक्यूपाई ज्यादा वॉल्यूम कर रहा है। अच्छा, अगर एक चीज सॉलिड है, लाइक ये पेन मेरा, जो सॉलिड पेन, इसमें कहीं कुछ हॉलो पोर्शन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज डिफरेंट होगा या सेम होगा? पूछ रहा हूँ मैं, तुम लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मैं आगे सेम। बढ़ ही नहीं पाऊंगा। सेम होगा ना, जितना मटेरियल है उतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा, हॉलो थोड़ी ना है। अगर कुछ हॉलो है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज्यादा करता है, मटेरियल इसमें कम लगा हुआ है। तो आपको डिसाइड करना है, ये जो गोल्ड पीस दिया है, इस गोल्ड पीस में अगर कोई हॉलो पोर्शन है तो उस हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो। जो लोग लेट आए प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, और जो लोग लिख चुके हैं क्वेश्चन वो प्लीज वॉल्यूम ऑफ गोल्ड का जो मटेरियल यूज किया है वो निकाल के दिखाओ। गोल्ड का मास पता है तुम्हें, गोल्ड की डेंसिटी पता है, मैं कह रहा हूँ मटेरियल जो यूज किया है गोल्ड का वो निकाल के दिखा दो, उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। और जो बच्चे लेट आए प्लीज को नोट करो जल्दी से। सर अभी तक यही क्वेश्चन करा हमने। बस यही करा। ओके, सांची और नोवा के आंसर्स आ गए। अंशिका, अरसलान, मिराज, नोट किया आपने? सर 2 मिनट। स्क्रॉल करो। सर गोल्ड के पीस का वॉल्यूम निकालना। जितना गोल्ड का मटेरियल यूज हुआ है ना। अब देखो सर, तुम्हें गोल्ड की डेंसिटी दी हुई, ये डेंसिटी है 90, सबको सीजीएस में कर लेते हैं। और गोल्ड का जो मास है वो है 38.250 ग्राम, ये दिया हुआ है। सो रोशनी, इफ यू हैव मास ऑफ गोल्ड एंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो आप वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? रोशनी, यू हैव मास एंड यू हैव डेंसिटी, वॉल्यूम कैसे आएगा? अच्छा, रोशनी नहीं बताइए। मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ गोल्ड आ जाएगा मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये आया 1.98 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मटेरियल लगा हुआ है। अब आपको चाहिए वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो एयर में जो मास, अब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए आप बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करो। बॉइंट फोर्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे। एयर में वेट निकाला mg, ये रहा। वाटर में वेट में, वेट होता है ना mg, सो दिस इज मास और ये ग्राम। वाटर में वेट इतना दिया हुआ है, तो देख रहा है वेट कम हो रहा है। वेट कम होने का मतलब है बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, लॉस इन वेट, इतना वेट में लॉस हो गया, बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है। जितना वेट में लॉस हुआ एग्जैक्टली इतनी ही बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, इतनी बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है। ये होता है, हमने पढ़ा था ना कि बॉइंट फोर्स की वजह से वेट कम हो जाता है, लॉस इन वेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स।
अच्छा, अब कोई बताएगा मुझे पॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंशिका आप बता दीजिए द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पॉइंट फोर्स। भूल नहीं सकते, अभी तो करा है हमने, ट्यूसडे तो करा है। अंशिका, फॉर्मूला टू कैलकुलेट पॉइंट फोर्स। अच्छा, ये अंशिका नहीं बताएगी, कौन सर बताएगा फिर? सर रो जी वी volume of body into density of liquid. वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी? Volume of body. इमर्ज्ड इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी ना। सो अगर अब तो ये कह रहा है गोल्ड पीस पूरे तरह से इमर्ज है, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट तो सेम होगा। तो देखो पॉइंट फोर्स के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, जैसे सबने कहा वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अच्छा, डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, बॉडी की पॉइंट फोर्स के लिए या लिक्विड की? Liquid. बॉडी सर लिक्विड की डेंसिटी यूज होती डेंसिटी है। ऑफ द लिक्विड यूज करेंगे ना। सो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लॉस इन वेट ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट किया, देखो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, लिक्विड तो वाटर है। अंशिका, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है इन सीजीएस? छुपा लेता हूँ अंशिका। सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, अंशिका डेंसिटी ऑफ वाटर याद नहीं है, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस एसआई। आयुष, अंशिका बताओ जरा मुझे एक बार, कितनी है डेंसिटी ऑफ वाटर? आज से मैं रोज तुमसे डेंसिटी ऑफ वाटर से स्टार्ट करूंगा क्लास। अंशिका, यस सर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बचे सीजीएस में? अभी बताया था मैंने, 1। सीजीएस में कितना होगा? 1। एसआई में 1000। सो we are supposed to divide it by the density of the liquid, तो density of the liquid से divide कर दिया, 1 से divide कर दिया, and we get this thing. This is the volume occupied. So ये गोल्ड के पीस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है ये उतना वॉल्यूम है, और मटेरियल का वॉल्यूम यहाँ कैलकुलेट किया था। अब इस रिजल्ट को और इस लास्ट वाले रिजल्ट को देखकर अरसलान बता सकते हो गोल्ड पीस हॉलो होगा या हॉलो या सॉलिड है? अरसलान, जो मटेरियल है ना गोल्ड में वो इतना वॉल्यूम, इतने मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, और गोल्ड का पीस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो इतना है, सॉलिड है या हॉलो है अंदर से? अच्छा हॉलो। हॉलो। और कोई बताएगा मुझे? अर्पित, इज इट हॉलो या फिर सॉलिड है? अर्पित, यस सर। हॉलो है या सॉलिड है? देखो, मटेरियल इतना यूज किया है, वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, ये तो बिल्कुल कैप का वाला केस है ना, कि कैप का मटेरियल है मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जब इसे मैं वाटर में डालूंगा ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। So, यस इसका सर। मतलब ये है कि ये कैसा है, हॉलो। और कितना हॉलो पोर्शन है उसके लिए क्या करोगे, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और जो मटेरियल का वॉल्यूम था दोनों को सबट्रैक्ट, दैट्स द वॉल्यूम। मतलब जब मटेरियल का वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम से तो हॉलो होगा। एक्सट्रीम क्या हो सकता है, दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाए, दैट मींस बिल्कुल सॉलिड पीस है अंदर से, बिल्कुल हॉलो नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मटेरियल का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से ज्यादा हो। सो मटेरियल का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के इक्वल है, दैट मींस अ कंप्लीट सॉलिड, और मटेरियल का वॉल्यूम कम है, दैट मींस इट्स। चलो लिखो इतना, देन विल डू वन लास्ट क्वेश्चन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विल स्टार्ट विस्कोसिटी आफ्टर दैट। जो बच्चे लेट आए जल्दी जल्दी लिख लो, बस यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसके बाद जस्ट वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन।
Just scroll. ना नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay, one last type of question on Archimedes principle. ये तो नहीं आएगा नीट में. Yeah, this one. अगर मैं आपको से कहूँ, a body is immersed in two liquids simultaneously, like water भी है और oil भी है. बॉडी का वॉल्यूम जो ऑयल में है दैट्स V1, बॉडी का वॉल्यूम जो वाटर में है दैट्स V2. वो कहता है बताओ यार टोटल बॉइंट फोर्स कितनी एक्ट करेगी. सो टोटल बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ऑयल और वाटर दोनों के लिए इंडिविजुअल बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करो. अब एक बात बताओ, मुझे बताओ ऑयल की डेंसिटी विद लेट्स से इट्स रो ऑयल. तो सूरत ऑयल पर बॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज रो ऑयल. हाँ, तो ऑयल के लिए बॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सूरत? अच्छा, सूरत से आंसर नहीं आएगा. आयुषी आप बताओ. बॉडी का वॉल्यूम जो ऑयल में है दैट्स V1, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज रो ऑयल. तो ऑयल इस बॉडी पर कितनी बॉइंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा आयुषी? Sir, V1 into rho oil into जी 10. इनटू जी. वेरी गुड. सिमिलरली सूरत अब बताओ वाटर कितने बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा? वाटर कितनी बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी पर? द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर इज V2. सोचिए सूरत. वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर इज V2. तो वाटर कितना बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी के ऊपर? देखो टोटल जो बॉइंट फोर्स होगी दैट्स बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑयल प्लस बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर. बॉइंट फोर्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. सो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज V1. ऑयल में है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज रो ऑयल एंड जी. सिमिलरली जब आप वाटर इसके ऊपर बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा देन इट्स V2 रो W इनटू जी. दैट्स द टोटल बॉइंट फोर्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. लिख लीजिए. सो अगर 2 लिक्विड्स दे दे या 3 लिक्विड दे दे तो हर लिक्विड के लिए ना अलग से आप बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करो और ऐड करते चले जाओ. दिस इज इट. So that was about Archimedes principle. Now we will start with viscosity. इतना लिख लो, then we'll start viscosity. Viscosity start.
Okay, so Archimedes principle is done. It's over now. Next step, viscosity. अच्छा, एक छोड़ो यार, नहीं करते क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, विस्कोसिटी. फ्रिक्शन याद. नहीं था. अच्छा, आपने लिखा नहीं था. जस्ट सर ये ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्स्ड है ना? हाँ, फुली इमर्स्ड. बस ये है कि कुछ पोर्शन ऑयल में, कुछ पोर्शन वाटर में. फुली इमर्स्ड. V1 पोर्शन ऑयल में, V2 पोर्शन वाटर में. Yes, can I scroll it further? Yes, sir. Next is the viscosity. Viscosity से पहले जरा मुझे याद दिलाओ फ्रिक्शन. सूरज, what was friction? फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा था ना, कुछ बताओ क्या था फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ जी सूरज. It acts opposite to the direction of the body. सूरज, ये किस पर एक्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स? लिक्विड्स में एक्ट करती थी या हमने जो पढ़ा था दैट वाज फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स? हाँ जी सूरज, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए ना. लेकिन अब जो आप फोर्स करोगे ना, दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो विस्कोसिटी जिसे आप कह रहे हो, विस्कस फोर्स जिसे आप कहोगे, दैट इज सॉलिड लिक्विड्स के बीच में. सो इन शॉर्ट, लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कस फोर्स. और लिक्विड की जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्रिक्शन आता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी. दैट्स इट. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. लिक्विड्स में, मैं वैसे लिक्विड में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, फ्लूइड यूज करना चाहिए क्योंकि ये लिक्विड और गैसेस दोनों में एक्ट करता है. लिक्विड्स में और गैसेस में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कस फोर्स. और जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी. सिंपल, वन लाइन में ये विस्कोसिटी. अब इसमें थोड़ा और डिटेल में जाओ तो अगर आपने लिक्विड की दो लेयर्स ले लिया, यानी एक ये लेयर ली लिक्विड की, लिक्विड ले लो या गैसेस ले लो, जब गैसेस फ्लो करती हैं या लिक्विड फ्लो करता है, इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. दो लेयर्स ले ली मैंने. इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी. अब ये बताओ, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कोई और अप्लाई कर रहा है लिक्विड पर या लिक्विड की लेयर एक दूसरे पर अप्लाई कर रही है? इंटरनल है. लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पर नहीं, देखो, लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पर अप्लाई कर रही है. तो जब एक लेयर दूसरी लेयर पर अप्लाई करेगी, देन दिस इज internal frictional force, relative motion between the two different layers, back, and that's viscosity. और इस backward force को क्या कहोगे आप? That's viscous force. तो viscosity property है, जो force आएगी that's known as viscous force. अब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा आप ना ये विस्कस फोर्स कैलकुलेट करके दिखाओ कि ये आएगी कैसे, फॉर्मूला क्या होगा विस्कस फोर्स का, कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखो, आपने दो लेयर्स ली, एक लेयर पी ली, एक लेयर क्यू ली. जो पी लेयर है इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v, और जो क्यू लेयर है इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v प्लस dv. तो दो लेयर्स हैं, एक लेयर v वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी लेयर v प्लस dv वेलोसिटी से जा रही है. और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज dx. ये दोनों लेयर्स राइट में मूव कर रही है. सो अंशिका, क्या लगता है यहाँ जो विस्कस ड्रैग होगा या विस्कस फोर्स होगी, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन ऑपोजिट डायरेक्शन? अंशिका सर ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इसकी वजह से वेलोसिटी में हेल्प मिलनी चाहिए और इट विल अपोज वेलोसिटी. सर इट विल अपोज वेलोसिटी. इट विल अपोज वेलोसिटी. तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि ये विस्कस फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस विस्कस फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं? सो द फर्स्ट फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट दिस विस्कस फोर्स इज द एरिया ऑफ लेयर. ये जो लेयर्स मूव करेंगे, इनके एरिया पर विस्कस फोर्स डिपेंड करेगी. जितना ज्यादा लेयर्स का एरिया होगा, विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा होती है.
किसी को याद है फ्रिक्शन? आयुषी, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती थी एरिया पर और इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन बढ़ा था। यस आयुषी, कुछ याद है? नहीं याद है। So independent था. हाँ, जब हमने सॉलिड्स में पढ़ा था ना, देन दिस फोर्स वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, दैट डिपेंड्स ओनली ओवर नॉर्मल रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। बट यहाँ पर फ्लूइड में इट डिपेंड्स अपॉन द लेयर पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आप एक लेयर से दूसरी लेयर तक गए, पोजीशन में चेंज आया है dx, दिस dx इज रफली द ऑर्डर ऑफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म। आप कह सकते हो ये जो dx है ना, दिस dx इज एक्चुअली द थिकनेस। ये जो लेयर आप यूज कर रहे हो, इस लेयर की थिकनेस की वजह से ये लेयर की थिकनेस है dx। और इन दोनों लेयर्स की जो वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी v प्लस t। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv over dx। Change in velocity with respect to position. Is this gradient clear, everyone? Roshni, Miraj? Yes, sir. Gradient is clear, ना? Gradient is change in velocity with respect to position. जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर तक जा रहे हैं, you are changing the position. Due to change in position, जो भी change आया velocity में, that's velocity gradient, dv over dx. So ये जो viscous force है, velocity gradient पर भी depend करेगा। आपने combine किया, depends upon area and velocity gradient. अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करना चाहिए कि वाटर फ्लो कर रहा है, ग्रीस फ्लो कर रहा है, हनी फ्लो कर रहा है, अल्कोहल है, क्या डिपेंड करना चाहिए कि किस मटेरियल कौन सा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ना, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यू विल यूज अ कांस्टेंट ईटा विद अ नेगेटिव साइन। ये जो ईटा है, दिस ईटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताएगा दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स के लिए विस्कस फोर्स अलग अलग। तो ये ईटा आपको बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। आप वाटर लेंगे, विस्कस फोर्स कुछ और होगी, आप ग्रीस लेंगे, विस्कस फोर्स कुछ और होगी, आप अल्कोहल लोगे, विस्कस फोर्स कुछ और होगी। सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलोंग विद दिस देयर इज वन नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आपको बताता है कि जो डायरेक्शन होगा ना विस्कस फोर्स का, दैट्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जहां भी बॉडी की वेलोसिटी होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी। So, यस, so ये negative sign हमेशा आएगा. नेगेटिव साइन हमेशा आपको डायरेक्शन बता रहा है, बट व्हेन वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, देन यू कैन इग्नोर दिस नेगेटिव साइन। We know that direction of viscous force is opposite to that of velocity, opposite to that of motion of body. ये डायरेक्शन अगर negative में नहीं आया तो गलत हो जाएगा. लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो क्या नेगेटिव आएगा? No, sir, magnitude. तो अगर कहीं उसको नेगेटिव नहीं दिया हुआ है ना, विस्कस फोर्स उसने दी 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा, दैट सिंपली नेगेटिव साइन नहीं दे रहा, दैट सिंपली मींस कि उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दे रहा। सो मुझे एक बार और बताओगे बच्चे, -2 न्यूटन की विस्कस फोर्स और 2 न्यूटन की विस्कस फोर्स, क्या डिफरेंस होगा दोनों में? Magnitude का. जी, फर्स्ट में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? Direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। और दूसरे वाले में इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके बाद देखो एसआई यूनिट। F है ईटा a dv over dx। I need SI यूनिट ऑफ ईटा। सो सूरत मुझे जल्दी से बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इस ईटा का फॉर्मूला क्या होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन? जस्ट सेंड ऑल दीज क्वांटिटीज टू द लेफ्ट हैंड साइड। Do this calculation. Tell me what is the formula for this eta? Surat. Surat, just simple cross multiplication. Yes, so FV into dx upon dv upon a. So yes, so यहाँ से eta चाहिए ना, just you can cross multiply them. When you come cross multiply them, you will get its F into dx by dv. Unit substitute कर सकते हैं. Force is Newton, dx is length, which is meter. Area is meter square, velocity is meter per second, so that comes out to be Newton per meter square into seconds. Or Newton per meter square, you can say it's pascals, huh? Newton per meter square, और इसी को आप pascals भी कह सकते हो. This is Pascal second, और इस Pascal second का नाम Poiseuille होता है.
Poisely is in the honor of the scientist जिसने ये सारा phenomena देखा था, इसलिए इसको Poisely कह देते हैं. Also known as decapoise. So the SI unit of coefficient of viscosity is Pascal seconds. You can call it Poisely or you can call it decapoise. जब आप CGS लोगे, so instead of Newton, you will use dyne per centimeter square seconds, and you can call it poise. So one decapoise is 10 poise only. One decapoise is 10 poise. Next है variation with temperature. Temperature के साथ ये कैसे vary करेगा? So viscosity इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आती है, दो लेयर्स के बीच में, लिक्विड्स में एटलीस्ट, लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है, दैट्स ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड्स. सो क्या लगता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? हाँ भाई, क्या लगता है? Decrease. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होती है, सो विस्कोसिटी कम होगी. क्या कंक्लूड कर सकते हो महराज? विस्कोसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली? Sir, inversely, directly, sir, directly. Directly means if you increase temperature, then viscosity should increase. No. So, sir, inversely. Inversely, because when you increase temperature, the strength of intermolecular force will decrease and viscosity will decrease. So you can say that viscosity is inversely proportional to temperature. Root T se vary karta hai. So when you increase temperature, viscosity decreases. Yes, Aslan, I'm just scrolling up. This is for liquids. But when you have gases की कहानी उल्टी होती है. Gases में viscosity is not due to intermolecular forces. It's due to velocity of gases. We will discuss gases in next few chapters in kinetic theory of gases, but अभी नहीं. So gases में क्यों coefficient of viscosity temperature के directly proportional होता है, मैं भी नहीं ले रहा. एक hint दे सकता हूँ आपको. It's because in gases the coefficient of viscosity is due to the kinetic energy of molecules. It's due to the kinetic energy of molecules. And the kinetic energy of molecules depends upon temperature. That's why in gases, coefficient of viscosity is directly proportional to temperature. So when you increase temperature, coefficient of viscosity increases. This is it. बस इतना ही. चलिए नोट करना शुरू कीजिए. We'll do numericals on viscosity then. और मुझे डाउट्स बताते जाओ ना, लिखते लिखते जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डिस्कस करते रहो. Sir, dx is the thickness of both the layers. Yes, dx is the thickness of both the layers. So both layer have same thickness. Right? Dx is thickness of one layer and dx is thickness of another layer. Individual layer की जो thickness है आयुषी, that's dx. एक layer की thickness is dx. Okay, sir.
स्क्रॉल करूं इसे और Yes, sir. स्क्रॉल करूं इसे और Scroll. Sir, scroll. Sir, throws or. कोई डाउट इसमें? नोमा, मिराज, अंशिका? No, sir.
थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं। शुरू हो गया। सर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टी कैसे आया? ये डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, लाइक ये हम फ्लूइड डायनामिक्स में डिराइव नहीं करते, ओके सर। मतलब ये मैं कहीं और से यूज कर रहा हूँ। तो आपके सिलेबस में तो बस ये फैक्ट है, यू शुड नो दिस फैक्ट, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर देन विस्कोसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, इतना तुमने विस्कोसिटी पढ़ लिया, विस्कोसिटी और फ्रिक्शनल फोर्स में डिफरेंसेस देखे हैं आपको कुछ? डिफरेंसेस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस? Yes, फ्रिक्शन sir. एक्सटर्नल है सर, विस्कोसिटी इंटरनल है। ओके, और सर विस्कोसिटी सर लिक्विड्स में होता है, सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है। गुड, और डिफरेंसेस? सर वो एरिया पर डिपेंड करती है। हाँ, एरिया से इंडिपेंडेंट। एक डिफरेंस और है, सर तुम दिख रहा हो। टेम्परेचर सर, फ्रिक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और वेलोसिटी भी है ना, यस फ्रिक्शन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ये सब डिफरेंसेस हैं इसमें। अच्छा, अब एक बात बताओ, कौन बताएगा मुझे, ये मुझे सांची बताएगी। सांची, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि विस्कस फोर्स सॉलिड पर भी एक्ट करना शुरू कर दे? क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? विस्कस फोर्स अभी हमने पढ़ा है कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में एक्ट करती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि विस्कस फोर्स किसी तरह से सॉलिड्स पर भी काम करना शुरू कर दे? सांची, अगर सॉलिड थोड़ा से सॉलिड अगर, दोबारा दोबारा क्या कह रही है? फ्लूइड जैसे अगर एक्ट कर सकते। नहीं, पार्शियली ठीक है आप, और कोई बताएगा कुछ? सर अगर सॉलिड फ्लूइड में फ्लो कर रहे हैं। सॉलिड नहीं 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 नहीं, नहीं। आयुषी? Sir, does it अगर एक सॉलिड के something डिफरेंट to do लेयर्स with हो। the like the ringing of bells, this kind of? नहीं 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 नहीं, और सिंपल, आप बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं। और सिंपल, यस आयुषी। सर अगर सॉलिड पे हम लिक्विड फ्लो करवा दें। देखो, सॉलिड ये मोशन में हो तो नहीं नहीं, देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये दो लिक्विड लेयर्स के बीच में एक्ट कर रहा है, लेकिन एक बार बताओ, जैसे आयुषी कह रही है अगर सॉलिड पे मैंने लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड और सॉलिड तो कांटेक्ट में आ जाता है, तभी तो चीजें वेट होती हैं। आपने वाटर लिया और अपनी कॉपी के ऊपर डाल दिया, आपकी कॉपी वेट होने का क्या मतलब है? वाटर की एक लेयर जाकर आपकी कॉपी के साथ स्टिक कर गई, ये तो होता है, तभी तो वेट होगी कोई चीज। सो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी सॉलिड पर कोई लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड और सॉलिड स्टिक कर जाता है ड्यू टू सम फोर्स व्हिच इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट कुछ फोर्सेस की वजह से लिक्विड की लेयर और सॉलिड डिस्कस ये स्टिक कर गई। अब एक लिक्विड की लेयर और ली मैंने, दो लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कस फोर्स एक्ट करेगी, बट एक लिक्विड की लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में थी, तो लिक्विड लेयर और सॉलिड इनके बीच में भी विस्कस फोर्स आ गई। ये आ रहा समझ में? देखो जैसे ये सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर ना एक लिक्विड लेयर आ गई, स्टिक कर गई, कुछ फोर्सेस की वजह से स्टिक कर जाती है, और एक लिक्विड की लेयर और है ऊपर, ये लिक्विड की लेयर नीचे वाली लिक्विड लेयर के ऊपर विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगी। बट ये जो नीचे वाली लिक्विड लेयर है कोई फ्री थोड़ी ना है, ये लिक्विड लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट, तो वो विस्कस फोर्स जो इस फ्लूइड की लेयर पर एक्ट कर रही थी, वही विस्कस फोर्स सॉलिड पर भी एक्ट करना शुरू कर देगी। सो वो सरफेस टेंशन नहीं होगी। नहीं, अभी अभी सरफेस टेंशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कसिंग सिंपली द विस्कस फोर्स। सरफेस टेंशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये आया समझ में? यस सर। ओके, सो यूजुअली सर हाँ repeat. हाँ, क्या? सर जब ये आप बता रहे थे ना पॉइंट। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था विस्कस फोर्स हमने कैलकुलेट तो करा है दैट इट एक्ट्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड ओनली, बट दिस विस्कस फोर्स कैन आल्सो एक्ट ऑन अ सॉलिड सरफेस। देखो उसका केस क्या है, आपने एक सॉलिड सरफेस ली, उसके ऊपर लिक्विड डाल दिया, तो लिक्विड तो स्टिक कर गया ना सॉलिड सरफेस से अर्पित। यस सर। अब अगर मैं लिक्विड पे कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा तो सॉलिड पर भी एक्ट करेगी, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं। यस सर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और लिक्विड की लेयर ले आया, जो फोर्स मैं लिक्विड की लेयर पर अप्लाई कर रहा हूँ वही फोर्स इस
इस नीचे वाली लिक्विड की लेयर पर भी एक्ट कर रहा है और वही फोर्स सॉलिड पर भी एक्ट कर रहा है। तो वो विस्कस फोर्स जो एक लिक्विड की लेयर पर एक्ट कर रही थी वो सॉलिड पर भी एक्ट कर रही, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड तो चिपके हुए हैं कॉन्टैक्ट। अब बताइए हुआ? Yes, sir. Okay, now this is a formula based numerical on viscous force, simply formula based thing। आपको एक मेटल प्लेट दी है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अभी अंशिका मुझे बताएगी, अंशिका इस मेटल प्लेट से जो लिक्विड लेयर कांटेक्ट में होगी उसका एरिया कितना होगा? So 5 into 5. 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। थिकनेस जो है इसकी 1 mm है। सो दिस 1 mm मुझे बता सकते हो अंशिका इस फॉर्मूले में 1 mm एग्जैक्टली क्या होगा इन दिस फॉर्मूला? एरिया तो मिल गया ना, आपने 5 into 5 कह दिया। व्हाट इज So dx. dx? thickness of the layer is dx। very good। whose coefficient viscosity ये दिया हुआ है 1.55। आपको फोर्स चाहिए टू मूव द प्लेट विद स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, अगर आपको प्लेट को मूव कराना है तो आप उतनी तो फोर्स अप्लाई करोगे जितनी विस्कस फोर्स एक्ट करी होगी मिनिमम। Yes, तो sir. इनडायरेक्टली तुमसे कह रहा है विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर दो। विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डीवी ओवर डीएक्स। डीवी कितना है भाई? एक लेयर जो प्लेट के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, दूसरी लेयर मूव कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ओनली। सो यू हैव ईटा। दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, बस आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है यू शुड नो हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला। ईटा है, ए है, डीवी है, डी एक्स दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज है और मुझे बताओ एफ कितना आ रहा है जल्दी से। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दो कि ये विस्कस फोर्स कितनी आ रही है। वेरी गुड सांची, सही आ रहा है। और आंसर्स, अरे कितना टाइम लेते हो यार तुम कैलकुलेट करने में, सीधा फॉर्मूला बेस्ड चीज है। जिसका आंसर नहीं आया ना उसे मैं ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। Sir, आप host हो? मैं कौन हूँ? मैं को होस्ट हूँ। जिसका आंसर नहीं आया, गलत आया कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया याद रखना मैं 10 क्वेश्चन ऐसी फॉर्मूला बेस्ड दूंगा, पक जाओगे करते करते। सूरत सही आ रहा है, गुड। सूरत का आ गया, सांची का आ गया, अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं। आयुषी का भी आ गया, गुड। अभी भी कितने बचे हुए हैं? 3 बच्चों का है, 6 बच्चे अभी भी हैं। अर्पित का भी आ गया, चलो। अंशिका का भी आ गया। महराज बचा है, नोमा बची है, रोशनी बची है, और ये कौन बचा है? अरसलान बचा हुआ है। चलो महराज का भी आ गया। अरसलान, नोमा एंड रोशनी। ओके, रोशनी भी बच गई, सिर्फ नोमा एंड अरसलान। अरसलान कितना टाइम लगेगा? नोमा का भी आ गया, बस एक अरसलान का नहीं आया। अरसलान को मिलेंगे 10 क्वेश्चन हम लोग। आ गया, चलो गुड। अरसलान पावर गड़बड़ है, इतनी नहीं होगी यार, 0.0775 होगी, तुम्हारी पावर ज्यादा आ रही है। अब देखो,
ये तो सिंपल था कि कैलकुलेट करते कैसे इस फोर्स को। क्वेश्चंस ये नहीं देगा। क्वेश्चंस में क्या करता है, जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम और उससे रिलेटेड चीजें, उन चीजों को यहाँ पर फ्लूइड के साथ मिक्स कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये अगर आपको थोड़ा भी याद हो ना, तो ये आपने पढ़ा होता है ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में। ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में आप करते हैं, पुली के साथ शायद दूसरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें उसने कहा है कि देखो, क्वेश्चन तो आप पढ़ लोगे, मैं आपको समझ, पहले एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो, है तो आसान सा। आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन लिख लो तो मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। महराज, अच्छा सर लिक्विड फिल्म फिल्म वही है ना, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो हम्म। बस ये सॉलिड और दोनों सॉलिड्स के बीच में जो लिक्विड फिल्म है ना, ब्लू से मैंने जो ड्रॉ करी हुई, ये लिक्विड फिल्म। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, देखिए क्वेश्चन समझो। आपको ये एक प्लेट गिवन है, इस प्लेट और इस टेबल के बीच में एक लिक्विड फिल्म रखी हुई है। लिक्विड फिल्म का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, दैट मींस यहाँ विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी। एक पुली है और यहाँ पर एक आपने मास ले लिया 0.01 kg, और वो कह रहा है दिस 0.01 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो क्या ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस को आप किसी तरह से कंपेयर कर सकते हो रोशनी? If acceleration of this mass is zero, so can you compare the forces, this force acting in the upwards direction and force acting in the downwards direction? क्या इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो किसी तरह से रोशनी? Sir, if what is zero? If acceleration is zero, plate is moving with a constant velocity, that means acceleration is zero. So can you compare this tension and this weight? They will be Yes, equal. sir. Yes. कैसे कंपेयर करेंगे रोशनी? So both of them would be equal. Both of them would be equal, है ना? क्योंकि net force should be zero because acceleration is zero, that means net force is zero. So tension will be equal to 0.01 g. So tension, और इसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, T is 0.1 g. अब इस प्लेट पर देखो, इस प्लेट पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? आयुष, अंशिका मुझे बताओ प्लीज। अंशिका, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ओवर दिस प्लेट। नंबर ऑफ फोर्सेस। सर फोर। 4 फोर्सेस। कौन कौन सी बताओ मुझे प्लीज, कौन कौन सी हैं 4 फोर्सेस? 3. ओके, अंशिका बता दो। अंशिका, कितनी फोर्सेस? सर वेट, हम्म, देन नॉर्मल रिएक्शन, हम्म, और so then the viscous force between, and then sir the tension. वेरी गुड। These are 4 forces: normally action, weight, viscous force and tension. अच्छा, हॉरिजॉन्टली कौन सी 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अंशिका?
horizontally. Sir, viscous force or tension? And I'm saying that this thing is moving with a constant velocity, means the acceleration of this plate is also zero. So if the acceleration of this plate is zero, what does it mean? If the acceleration of the plate is zero, what does it mean? It means कि दोनों साइड जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी, ऐसे होगा ना, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों फोर्सेस कैसी होंगी? इक्वल. तो आप लिख सकते हो जो टेंशन होगी, दैट टेंशन वुड बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स. दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे ना, टेंशन और विस्कस फोर्सेस दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि ये मूव कर रहा है विद अ जीरो एक्सीलरेशन. सो विस्कस फोर्स की वैल्यू मिल गई, जितना टेंशन है उतना विस्कस फोर्स, इट्स 0.1. सो यहाँ से आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हो. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो. चलो इसको कैलकुलेट करके मुझे ईटा बताओ कितना आ रहा है, इसके आगे तो आप कर लोगे. लिखिए था. जी सर. हम्म. सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, आज हमारे एग्जाम में आया था सर, डाउट था हम्म. सर. वो था कि सर कैरम कॉइन रिबाउंडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बोर्ड, सर ये 1D का एग्जांपल है ना, 1D मोशन या नहीं? कैरम नहीं, मतलब कैरम कॉइन जब रिबाउंड करता है तो वो तो एक्स वाई किसी भी, मतलब जरूरी तो नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही आएगा. ऐसा भी तो हो सकता है आपने ऐसे किया और ऐसे चला गया, है ना. ये सर सही है जी सर. हाँ स्क्रॉल करो. यहाँ तक समझ में आया ना टेंशन 0.1 कैसे आ रहा है? नोमा, रोशनी. Yes, sir. I need eta. Okay, just complete the calculations, get the value of eta now. सब कुछ given है, thickness आपको दी है, velocity आपको दी है. I need eta, the value of eta. Basic calculations मैंने कर दी हैं, 50% मैंने कर दिया, 50% आप solve करोगे. सर मेरा आंसर सही था? हम्म, सही है. हाँ जी, स्क्रॉल करूँ सर. चलो इतना तो चलो मैंने बता दिया आपको, है ना. मुझे कैलकुलेट करके बताओ ईटा कितना आ रहा है. देखो इसके आगे कुछ भी नहीं बचा कैलकुलेशन. ओके आयुषी. सूरत पावर्स देखना जरा, जरा चेक करना. सूरत पावर्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यूनिट कन्वर्जन किए प्रॉपर, और आपने भी आयुषी प्रॉपर यूनिट कन्वर्जन किया है. कुछ एमएम में भी गिवन है ना डेटा, उस एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना था. थिकनेस जो दी हुई है, यूनिट कन्वर्जन किया आप लोगों ने?
सूरत आपने तो क्लियरली यूनिट कन्वर्जन को मिस किया। बच्चा मैंने किया था। नहीं क्या मैम को करा है? एमएम को मीटर में 10⁻³ यस सर। चलो एक बार और चेक करो। आपका ना न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ठीक है, पावर ऑफ 10 में गड़बड़ है। और आयुषी 3/85 ओके सर। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 divided by 85 03 आयुषी का ठीक है। और किसी का आंसर? ओके रोशनी गुड, सही आ रहा है। साची आपने भी ना यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ किया है। रोशनी का सही है। साची आपने भी शायद उस एमएम को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। डीएक्स जो गिवन है ना एमएम में, उसे मीटर में कन्वर्ट करना था। तो मैंने करा है। क्या है? फिर भी गड़बड़ है। चेक करो एक बार और क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप। हाँ नोमा आपका ठीक है। यस सूरत आप ठीक है। देखो साची आप भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करो। सूरत का भी ऐसी कुछ आंसर आ रहा था बट अब ठीक है। अब बाकी लोगों का क्या हुआ? साची, रोशनी, सूरत, आयुषी आ गई, मिराज आ गया, अरसलान आंसर। ठीक है अरसलान ठीक है। अब देखो जस्ट वैल्यूज तो रखनी है, देखो और तो कुछ करना नहीं है ना। डीएक्स की वैल्यू रखनी है, इट्स 0.3 इंटू 10⁻³ 0.3 mm दिया हुआ है। एरिया 0.1 है, डीवी आपको गिवन है 0.085, इसको कर दिया तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट एग्जैक्टली आता है 45 इंटू 10⁻³ पॉइजली कह दो या आप कह दो पास्कल सेकेंड हो जाएगा, चॉइस है आपकी। दिस इज इट। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके सो दैट्स अबाउट विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स से ना रिलेटेड और कई टॉपिक्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक आता है आपके पास पॉइजलीज फॉर्मूला। तो देखो पॉइजलीज फॉर्मूला एग्जैक्टली कहता क्या है। नेक्स्ट देखिए पॉइजलीज फॉर्मूला। ये मुझे लिखना पड़ जाएगा। देखिए पॉइजलीज फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। सो पॉइजलीज फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर पता होना चाहिए। ये रेट ऑफ फ्लो मेजर करेगा। देखो रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। सो एक सेकेंड में लिक्विड का जितना भी वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा दैट्स नोन एज रेट ऑफ फ्लो। अच्छा अंशिका इसका मुझे बता सकती हो इसका एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए अंशिका? सर मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेरी गुड, इट्स वॉल्यूम बाय टाइम। वेरी गुड, इट्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यूजुअली इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम। सो इट्स एसआई यूनिट शुड बी मीटर क्यूब पर सेकेंड। पॉइजलीज फॉर्मूला बेसिकली आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना बताता है कि रेट ऑफ फ्लो आप मेजर कैसे करोगे। आपने एक पाइप लिया, अच्छा इसकी डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से है, तो ये जब हमने डायमेंशंस करा था तब हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो दोबारा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे इसकी। इसका डेरिवेशन का वेटेज डायमेंशनल एनालिसिस में काउंट होता है यानी।
तो यहाँ कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है P1 इस एंड पर, और इस एंड पर यहाँ पर पाइप पे जो लिक्विड प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट्स P2। सो वो नेट प्रेशर जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करेगा, ये लिक्विड यहाँ फ्लो कर गया, ये ऐसे करके ना लिक्विड फ्लो कर गया। सो जो नेट प्रेशर होगा जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है, नेट प्रेशर ड्यू टू विच liquid will flow across the pipe, liquid will flow across the pipe, कितना होगा? P1 plus P2 या P1 minus P2, ये बता दो मुझे बस। So P1 minus P1 P2. minus P2. P1 minus P2 है ना, दोनों प्रेशर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड है, ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये लिक्विड है, या ऐसे आप कह दो ये फ्लूइड है, जिसकी वजह से फ्लूइड मूव करेगा। तो इसको भी ना मैं लिक्विड हटाकर फ्लूइड कर देता हूँ, फ्लूइड। आर रेडियस है पाइप का, रेडियस ऑफ पाइप। ईटा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और L इज द लेंथ ऑफ पाइप। तो जो रेट ऑफ फ्लो होगा ना Q, दैट रेट ऑफ फ्लो इज पाई P R to the power 4 by A theta L. This is known as Poiseuille's formula. Rate of flow of liquid through the pipe. This is rate of flow of liquid through the pipe. तो इस पाइप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो करेगा, उस लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो होगा, दैट रेट ऑफ फ्लो इज दिस पाई P R to the power 4 by A theta L. Just note it down, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो लिक्विड प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, पाइप के अक्रॉस जो लिक्विड का प्रेशर है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आल्सो। स्क्रॉल अप कर सकते थोड़ा सा।
अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? So per second. वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो वॉल्यूम फ्लो कर जाता है ना, दैट वॉल्यूम इज क्यू। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ यार एक काम करो, निकालना जरा वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम टी। वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम टी, टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे? सर QT। क्यूटी है ना, टी टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो करेगा दैट विल बी क्यूटी। अच्छा, अगर वो आपसे एक चीज और पूछ ले, वो कहता है अच्छा एक काम करना, जरा मास बताना, मास फ्लोइंग इन टाइम टी, क्या करोगे? वॉल्यूम तो निकाल दिया, टी टाइम में कितना फ्लो करेगा, मास पूछ ले। QT into डेंसिटी। वेरी गुड। So mass will be volume into density. So that will be Q into T into rho. So इतना मास फ्लो कर जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली सिर्फ ये ना पूछे कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, वो आपसे कह दे कि अच्छा 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद कितना मास फ्लो करेगा, वो कैलकुलेट करके बता दो। सो दैट विल बी सिंपल Q2 into rho। चलिए स्क्रॉल करूं इसे फर्दर। So we'll do two questions on this concept. First one is very straight formula based, जो मैं expect करूंगा कि आप कैलकुलेट करें। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, तो उसे हम साथ में करें। सर आप एक बार डायग्राम दिखा सकते हैं सर? ओके सर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, सॉल्व साथ में करेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड थिंग साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखिए, आपको कैपिलरी ट्यूब दिया है जिसकी लेंथ है 1 mm। तो देखो समझो, ये ना ऐसे कर कर एक कैपिलरी ट्यूब है, और इसके साथ ना एक और ट्यूब कनेक्टेड है जिसमें अल्कोहल फ्लूइड है। सो यहाँ तक ये अल्कोहल फिक्स्ड है एट हाइट, एच हाइट। तो इसने काफी कुछ दिया हुआ है। ट्यूब का डायमीटर गिवन है 1 mm, तो रेडियस ऑफ ट्यूब हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर।
1/2. So 1/2 into 10 raised to the power minus 3 meter. Length है 20 centimeter. So it's 20 into 10 raised to the power minus 2 meter. The depth of the center of capillary tube below the surface of alcohol is 20 centimeter. So आपको जो depth दी हुई है that's 20 centimeter, 20 into 10 raised to the power minus 2 meter. Viscosity दी है और density दी हुई है. Viscosity is 0.012. अब देखो अगर ये CGS में है, CGS होता है पॉइज, इसे अगर आपको डेकापॉइज में कन्वर्ट करना है, मींस SI में कन्वर्ट किया है, सिंपली डिवाइडेड बाय 10. तो जैसे ही आप 10 मिनट से डिवाइड करोगे ये डेकापॉइज बन जाएगा, विच इज द SI यूनिट. ठीक है, लिखवाया भी था मैंने, 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज. अब आपको से पूछता है रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करो. तो रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन था Q इज पाई PR टू द पावर 4 बाय 8 ETAL. अच्छा जरा देखना कौन सी टर्म मिसिंग है इसमें, कुछ तो मिसिंग है. कैलकुलेट करना शुरू करो और बताओ मुझे अगर कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं गिवन है तो मैं बताता हूँ. अरे बताओ, सब गिवन है, सारा डेटा गिवन है, कुछ मिसिंग है? वॉल्यूम क्वेश्चन तो लिख लिया था ना आपने? लिख लिया था. हाँ तो बताओ, वॉल्यूम वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना है. राइट साइड में पूछ रहा हूँ, क्या है ऐसा डेटा जो मिसिंग है? हाँ, Sir, P pressure. प्रेशर नहीं दिया हुआ है. प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तक अल्कोहल फिल्ड है. सर H rho G. वेरी गुड. ये जो अल्कोहल है ये यहाँ कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दैट प्रेशर विल बी H रो G. ऊपर तक अल्कोहल फिल्ड है ना, तो अल्कोहल यहाँ कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड दैट प्रेशर इज H रो G. तो इस प्रेशर को आप H रो G से कैलकुलेट करोगे. डू दिस कैलकुलेशन और बताइए मुझे Q कितना आ रहा है. करिए, इतनी कैलकुलेशन करिए, मुझे बताइए Q की वैल्यू क्या है. सर एक सेकंड क्वेश्चन निकालो. थैंक यू. बताओ जल्दी Q कितना है. मेराज का कुछ आया आंसर. सर क्या? मेराज मुझे तो सिर्फ वॉल्यूम चाहिए हो. आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, मास कैलकुलेट कर रहे हैं? सर मास सर. अमाउंट दिया हुआ है ना उसने. अमाउंट का मतलब क्या होता है? सर मास नहीं, में करा सर. अमाउंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए कि 5 मिनट्स में कितना वॉल्यूम फ्लो करता है. मास कर सकते हैं सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब वो अमाउंट कह रहा है, अमाउंट मींस वॉल्यूम. वॉल्यूम बताइए मुझे, आपका वॉल्यूम कितना है? गुड मेराज, ठीक है. मेराज ये कितने सेकेंड्स में? और किस यूनिट में आ रहा है मेराज ये? सर पर सेकंड है सर ये.
यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैंने तो सब कुछ एसआई में कन्वर्ट कर दिया, आप सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? मैंने तो सब कुछ एसआई में कन्वर्ट किया ना। करिए जल्दी से, एसआई में बताइए मुझे कितना है। एसआई में से बता रहा हूँ 2 मिनट। और किसी का नहीं आया आंसर? सूरत ये क्या है, क्यू आया? Yes, sir. नहीं बच्चे, कुछ गड़बड़ है, छोटी मोटी गड़बड़ कर रहे हैं आप। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ठीक है। अरे नहीं नहीं मेरा यूनिट कन्वर्जन गलत कर रहे हैं आप। देखो इट्स 3.14। प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ कॉलम कितना है, 20 इंटू 10⁻²। डेंसिटी ऑफ एल्कोहल आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज 0.012 सीजीएस में दिया है, 0.012। और इसे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप एसआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मल्टीप्लाइड बाय जी, जी कितना होता है 10। सो ये आपका वैल्यू आ गई। ओके आयुषी, आयुषी 10 की पावर्स भी तो आएंगी। 3.14 इसे अगर हम कैलकुलेट करें, देखो 10 रेज पर माइनस ये 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, 24 आ जाएगा ये पास्कल्स। This and this is 200 into this is 2, this is 12, 24. So this into 24 into radius है 1/2 mm, (24) into radius है 1/2 mm, so it's 0.5 into 10 raised to the power -3 square divided by 8. Eta is coefficient of viscosity, which is 0.0012 into length of the tube, that's 20 into 10 raised to the power -2. जब आप सॉल्व करोगे ना, it comes out to be 0.16 into 10 raised to the power -6 meter. That will be the exact answer. 0.16 into 10 raised per -6. This is in 1 second. वो आपसे कितने मिनट्स में पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है 5 मिनट्स में कितना होगा। This is in 1 second. मीटर क्यूब पर सेकेंड। सर आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया जब वहाँ पे फॉर्मूले में 2⁴ है हाँ रेडियस? सॉरी 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 सॉरी, 4। So 5 minutes अगर आप लोगे, so just multiply. Okay आयुषी, so just multiply by 5 minutes is 5 into 60 seconds. So volume जो होगा that will be Q 1 second में multiplied by time. So 1 second में this is 0.16 into 10 raised per -6, 5 6 300 centimeter cube. ये वॉल्यूम होगा तो। So 0.16 into 10 raised per -6 into 300 centimeter cube. This is the total volume. इतना वॉल्यूम चाहिए होगा आपको जो फ्लो करेगा। लिख लीजिए था। So this is a direct formula based problem on Poiseuille's equation, Poiseuille's formula. रोशनी, अंशिका, मेरा आज का तो आ गया था। अरसलान, नोमा, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, note it down. नेक्स्ट क्लास संडे मॉर्निंग 10:30 है। मुझे इस वीक ना ये एटलीस्ट बर्नौलीज तक शुरू कर देना है। संडे 10:30 AM। शायद दोबारा से कंफर्मेशन ना आए, सेम मीटिंग आईडी होगी, 10:30 हम क्लास स्टार्ट करेंगे। शायद दोबारा से कंफर्मेशन ना आ रहा हो आपके पास कि कोई कंफर्म ना कराए आपको कि